आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वाष्पीकरण, यानी वाष्पीकरण क्या होता है। ठीक है, वाष्पीकरण। देखिए, इसके पहले के लेक्चर हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं, यानी कि हम 5 लेक्चर हो चुके हैं और ये पार्ट नंबर कितना है, ये पार्ट नंबर 6 है। ठीक है, यानी 5 पार्ट पहले ही बन चुके हैं। ठीक है, अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उसको जरूर आप देखिएगा, उसके बाद इसे देखिए। ठीक है, आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे आएंगे और उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या लिखा गया है इसमें। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब दाब बदलना आवश्यक है। हम पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे कि अगर हम किसी की कोई पदार्थ है, ठीक है, उसकी अवस्था अगर हम बदल रहे थे तो उसमें क्या करते थे, उसमें ऊष्मा देते थे और उसको दाब में क्या कर देते थे, परिवर्तन करते थे। ठीक है, तो क्या करता था वो अपने अवस्था को बदल लेता था। जैसे हम क्या करते थे कि जैसे जल है, ठीक है, जल को हम टेम्परेचर देते थे, जब ज़्यादा टेम्परेचर में हो जाता था, ठीक है, जब हम उसको ज़्यादा टेम्परेचर दे देते थे तो वो क्या किस में बदल जाता था, वो उष्मा में बदल जाता था, यानी गैस में बदल जाता था। ठीक है, अगर कोई भी गैस है उसको हम संपीड़ित करके उसको हम क्या करते थे, एक सिलेंडर में भर देते थे। ठीक है, तो वो गैस किस में बदल जाता है, वो गैस किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एकदम पास पास आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला गया है कि ज़रूरी थोड़े है कि मतलब कि हम दाब और ताप में परिवर्तन करके ही अवस्था को परिवर्तन कर सकते हैं, और भी तो कारण हो सकता है। ठीक है, ये भी यहाँ पे ये चीज़ें बताया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा गया है, क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पहुँचे हुए क्या कोई द्रव अवाष्प अवस्था में बदल जाता है। हाँ, ज़रूर दे सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या चीज़ है, आपने देखा होगा जो इत्र होता है या कोई सा भी मतलब ऐसा चीज़ है जो सीधे लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में रहता है और किस में बदल जाता है, सीधे गैस में बदल जाता है। ठीक है, बिना उसको उसके टेम्परेचर में परिवर्तन किए। चलिए देखिए, आगे हम देखेंगे जल को खुला छोड़ देने पर ये धीरे धीरे वाष्प में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यानी जल को जब हम उसको खुला में छोड़ देंगे तो धीरे धीरे किस में बदल जाएगा, गैस में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, यानी वो लिक्विड में रहता है और वो धीरे धीरे किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है, यानी बिना उसके क्वथनांक। देखिए, तो जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होता है, जो द्रव होता है वो किस में बदलने लगता है, वो गैस में बदलने लगता है। लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं कि वो मतलब लिक्विड में रहते हैं लेकिन उनमें परिवर्तन नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, उन्हें 100 डिग्री सेल्सियस ताप नहीं चाहिए, फिर भी वो क्या हो जाते हैं, फिर भी वो गैस में बदल जाते हैं। ठीक है, देखिए आगे देखेंगे, गीले कपड़े सूख जाते हैं। गीले कपड़े क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ठीक है, यानी बिना 100 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद, नहीं होने के बावजूद भी क्या होते हैं, गीले कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है, इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ, यानी इन दोनों उदाहरणों में क्या हुआ, जल का कारण हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। तो ये तो पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, ये जो पदार्थ के कण होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा गतिशील होते हैं। ठीक है, और कभी रुकते नहीं, वो कभी क्या होते हैं, रुकते नहीं है, यानी एक जगह रहते नहीं है। ठीक है, वो हमेशा क्या होते हैं, गतिशील रहते हैं। ठीक है, एक निश्चित तापमान पर गैस क्या होता है, द्रव या ठोस के कणों में अलग अलग मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, यानी कि द्रव में और ठोस ठोस में क्या होगी, जो पदार्थ के कण होंगे वो अलग अलग मात्रा में, यानी भिन्न भिन्न मात्रा में क्या होते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा रहती है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। चलिए, द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। यानी कुछ ऐसे द्रव होते हैं जिसके सतह में जो कण उपस्थित होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, वे एक दूसरे कणों के आकर्षण बल से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। ठीक है, समझ में आया। और आगे देखिए, क्वथनांक। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा वाष्पीकरण क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, आप ये बताएंगे कि क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक से कम तापमान का मतलब समझ रहे हैं, यदि क्वथनांक का मतलब कि जैसे कि जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री से सेल्सियस होता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वो क्या होता है, वो लिक्विड से गैस में बदल जाता है। ठीक है, लेकिन क्वथनांक से कम तापमान पर ही द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे, यानी वाष्पीकरण को जो प्रभावित करते हैं वो उसके क्या बोलेंगे देखेंगे, कारक देखेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे समझेंगे, देखिए क्रियाकलाप के माध्यम से इसे समझते हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है, ठीक है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक। तो एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम इसको क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको अच्छे से समझिएगा, उसके बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त होने वाला है, ठीक है। चलिए, एक परख नली में 5 ml जल लें, ठीक है, एक परख नली ले लेंगे, ठीक है, उसमें 5 ml क्या कर लेंगे, जल ले लेंगे, ठीक है। इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। अब उस परख नली में जो जल लिया गया है, ठीक है, उसको हम फैन चालू करके या उसको खिड़की के पास खुले में क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। अब खुली रखी चीनी मिट्टी ले लें, ठीक है, मिट्टी का एक प्याली लें और उसमें भी 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख देते हैं, ठीक है। दोनों को रख देते हैं, ठीक है। एक परख नली में रहेगा और एक किस में रहेगा, चीनी मिट्टी में रहेगा, ठीक है। फिर लिखा गया है, खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रख दें। अब फिर उसे किस में रखना है, अपने कक्षा की अलमारी में उसको बंद करके रख लेना है, ठीक है। यानी इसको 3 स्टेप में फॉलो करना है। एक पहला स्टेप ये रहेगा कि परख नली में हम 5 ml जल लेते हैं और उस 5 ml जल को क्या करते हैं, वो खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख देते हैं, ठीक है। एक परख नली लेते हैं, फिर चीनी मिट्टी लेते हैं, उसमें भी 5 ml जल लेकर के और उसको भी खिड़की के पास और पंखे के नीचे रख देते हैं। फिर खुली चीनी मिट्टी की प्याली लेते हैं एक और, फिर 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर उसको रख देते हैं, अलमारी के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब देखिए, कमरे का तापमान नोट करें, यानी कि जहाँ पे आप उस वस्तु को रख रहे हैं, जहाँ पे वो रख रहे हैं पानी को, ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना है उसको आप नोट कर लें, ठीक है। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट करें, यानी कितना टाइम लग रहा है वाष्पीकरण होने में, ठीक है। बारिश के दिन भी इन क्रियाकलापों को करके अपने प्रेक्षण लिखें, यानी बारिश का जब समय हो ना, तो नमी आर्द्रता होती है, ठीक है, तो उसमें भी क्या करिएगा, उसमें भी आप बारिश के दिन में भी इस क्रियाकलाप को आप करिएगा, ठीक है। चलिए, वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, आप तो कुछ अनुमान लगाएंगे ना, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र और वायु की चाल, ठीक है। चलिए, आपने यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इस क्रियाकलाप करेंगे तो ठीक है, क्या क्या हमारा निष्कर्ष निकलेगा, इसके नीचे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। देखिए, आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है, यानी कि वाष्पीकरण की दर जो होती है वो किसके किसके साथ बढ़ती है, ठीक है। यानी क्या हम कर देंगे कि वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, ठीक है। देखिए, सतह क्षेत्र बढ़ने पर, यानी सतह का जो एरिया बढ़ा देंगे, जैसे कि प्याली ले लेंगे, तो प्याली में थोड़ा सतह बढ़ जाएगा, तो उसमें अगर हम 5 ml पानी डालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, सतह का क्षेत्र जैसे ही बढ़ेगा तो क्या करेंगे, क्या होगा, वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। देखिए, जब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, वाष्पीकरण क्या है, एक सतही प्रक्रिया है, ठीक है। यानी वाष्पीकरण जो होती है एक सतही प्रक्रिया है और सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि सतह की जब क्षेत्र बढ़ा दिया जाए तो जो वाष्पीकरण की दर होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कपड़ा कोई खींच रहा है, ठीक है, कपड़ा खींचने के बाद या धुलने के बाद क्या करता है कि वैसे ही अगर मोड़ के रख देंगे तो क्या वो कपड़ा सूख जाता है, नहीं ना सूखता है, बहुत उस धीमे धीमे वो सूखेगा, ठीक है। और क्या होगा, कपड़े खराब भी हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कपड़े को ऐसे फैला करके और उसको कहीं टांग देते हैं, ठीक है। टांगने के बाद क्या होता है, वो सतह उसका बढ़ जाता है, जब एरिया जब बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा, वो कपड़ा आसानी से सूख जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझ में आ गया कि सतह के बढ़ने से, यानी कि एरिया जब बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। देखिए, तापमान में वृद्धि, अगर टेम्परेचर में भी वृद्धि कर देंगे तो क्या होगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। देखिए, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है कि तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। यानी कि जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो जो कण होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा आ जाती है, ठीक है, जिससे वो वाष्पीकृत हो जाते हैं, ठीक है। आर्द्रता में कमी, अब बताइए, यहाँ पे देखिए, आर्द्रता में कमी करेंगे तो क्या वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। तो आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आर्द्रता में कमी होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी,
बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए आर्द्रता का मतलब समझ समझ रहे हैं क्या? आर्द्रता मतलब कि वायु में जो नमी होती है, ठीक है? अगर वायु में नमी अगर कम हो जाएगी, ठीक है? वायु में नमी कम हो जाती है तो हमारा जो क्या होता है, जो कपड़ा होता है वो जल्दी सूख जाता है, ठीक है? अब देखिए वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जो वायु में जो जलवाष्प होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम आर्द्रता के नाम से जानते हैं, ठीक है? किसी निश्चित तापमान पर, यहाँ पे देखिए, किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है, ठीक है? जब वायु में जल के कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? घट जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जब वायु में कणों की मात्रा पहले से जब अधिक होगी तो वाष्पीकरण होने वाला रहेगा, उसकी जो दर होगी वो क्या होगी? पहले से घट जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा गया वायु की गति में वृद्धि। अगर वायु की गति में अगर वृद्धि कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होता है? वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है? वायु की गति में हम वृद्धि करने में ये क्या होता है? वायु की वृद्धि मतलब वायु की गति में जब वृद्धि कर दिया जाए तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है? देखिए, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है? कि तेज वायु जो होती है वो कपड़े को जल्दी सुखा देती है, ठीक है? वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, यानी जलवाष्प के जो छोटे-छोटे मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो जलवाष्प के साथ उड़ जाते हैं, ठीक है? जिससे आस-पास के जलवाष्प की मात्रा क्या होती है? घट जाती है, यानी उसके अगल-बगल की जो जलवाष्प होगा उसकी जो मात्रा होगी क्या होगी? घट जाएगी, ठीक है? तो आप ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, ठीक है? कि वाष्पीकरण को क्या-क्या चीज़ें प्रभावित करती है, ठीक है? हम क्या पढ़ते हैं? क्या-क्या चीज़ें प्रभावित करती है बताइए आप? यानी कि सतह क्षेत्र बढ़ने पे, यानी सतह क्षेत्र अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगी? वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है? तापमान में अगर वृद्धि कर देंगे तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है? तीसरा क्या था हमारा? तीसरा था वायु की गति में अगर वृद्धि कर देंगे, ठीक है? तो क्या होगी? यानी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, ठीक है? देखिए ये भी था दूसरे नंबर पर, सॉरी, आर्द्रता में कमी करेंगे, फिर ये आ जाएगा चौथे नंबर पर वायु की गति में वृद्धि कर देंगे, ठीक है? तो हमारा ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए वाष्पीकरण शीतलता, ठीक है? शीतलता कैसे होती है? यानी वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? शीतलता मतलब समझ रहे हैं? जब वाष्पीकरण होती है तो ठीक है, तो हमें ठंडा-ठंडा महसूस होता है। जैसे कि अगर आप अल्कोहल हल्का सा गिरा देंगे ना, तो क्या होता है जब वाष्पीकरण होगा ना तो हमें ठंडा महसूस होता है, ठीक है? तो ऐसा क्यों होती है, ठीक है? देखिए जिसका जितना तेज वाष्पीकरण होगा ना उतना ही तेज हमें क्या होगी? शीतलता महसूस होगी, यानी ठंडक महसूस होगी, ठीक है? देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता है। यानी कि खुला हुआ जब बर्तन रहेगा, ठीक है, उसमें अगर हम कोई जल रख देते हैं, द्रव रखते हैं तो उसमें निरंतर वाष्पीकरण होता ही है, ठीक है? चाहे बहुत धीमे हो लेकिन वाष्पीकरण क्या होता है? होता रहता है, ठीक है? देखिए वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिखा गया है कि जो वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को, जब वाष्पीकरण होता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या होगी? ऊर्जा कम होगी, ठीक है? तो उस ऊर्जा को फिर से प्राप्त करने के लिए जो अगल बगल के जो मॉलिक्यूल्स जो होंगे द्रव के अंदर, वो अपने आसपास से ऊर्जा को क्या कर लेंगे? अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है? इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। यानी कि इसी तरह आसपास से जो ऊर्जा के अवशोषित होता है, ठीक है? जब ऊर्जा अवशोषित होगी तो इसी कारण क्या होती है? शीतलता यानी ठंडक महसूस होती है, ठीक है? आप देखिए जब आप एसीटोन एसीटोन ठीक है? या नाखूनों की पालिश हटाने वाले द्रव, ठीक है? या देखिए नाखूनों की पालिश हटाने वाला एक द्रव होता है, ठीक है? उसको अगर अपने हथेली पे गिराएंगे ना तो उसकी वाष्पीकरण की दर बहुत तेज होती है, इसलिए उसको उसमें क्या होती है? ठंडक हमें महसूस दिलाती है, ठीक है? देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जब आप एसीटोन या नाखूनों की पालिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? क्या होता है बताइए? तो ये आपको मैं बताया हूँ, ठीक है? इससे कारण आप आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है? और वाष्पीकृत हो जाते हैं, यानी अगल बगल से ऊर्जा क्या कर लेंगे? ये
प्राप्त कर लेंगे और जैसे ही ऊर्जा प्राप्त होगी तो ये गतिशील बहुत तेजी से हो जाएंगे और तुरंत ये क्या हो जाएंगे, वाष्पीकृत हो जाते हैं, ठीक है। जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। अब वो ऊर्जा प्राप्त करके तुरंत क्या कर लेंगे, तुरंत वो क्या होंगे, जैसे ही वो गायब होंगे तुरंत हमें क्या होगी, ऊर्जा कम और अगर हीट कम होगा हमारे शरीर पे तो क्या होगा, हमें ठंडक ठंडक महसूस होगा, ठीक है। क्योंकि अगल बगल का ऊर्जा क्या कर ले रहे हैं, वही खुद अवशोषित कर ले रहे हैं। और जब वहाँ के अगल बगल की ऊर्जा अवशोषित कर ले रहे हैं तो वहाँ तो ठंडक महसूस होगा ही, ठीक है। देखिए, तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, ठीक है। यानी कि जब तेज धूप होता है और गर्मी का जब मौसम होता है तो अपनी छत पे क्या करते हैं, खुले स्थान पे जल छिड़काव करते हैं, ठीक है। क्यों, देखिए, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, गर्म सतह को क्या कर लेती है, शीतल बनाती है। तो उसमें जो जल की जो वाष्पीकरण होती है उसमें गुप्त ऊष्मा रहेगी, ठीक है। और गुप्त ऊष्मा क्या करेगी, गर्म सतह को क्या कर देगी, शीतल बना देगी, ठंडक बना देगी, ठीक है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। तो और आप उदाहरण सोचिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, बताइए आप खुद सोचिए कि हम गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए, उसके बाद मैं ये आगे कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके के आप सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, यानी गर्मी में हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पसीना आती है, ठीक है। जिससे हमें शीतलता मिलती है, ठीक है। तो पसीना आएगी, ठीक है, तो अगल बगल का क्या होगा, अगल बगल का जो ऊर्जा होगा, ठीक है, वो क्या कर लेगा, वो जो पसीने में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो द्रव के कण होंगे, ठीक है, तो क्या कर लेंगे, वो अवशोषित कर लेंगे ऊर्जा को, ठीक है। और जैसे ही ऊर्जा को अगल बगल के ऊर्जा को अवशोषित करेंगे, ठीक है, तो तुरंत क्या होगा, हमें शीतलता यानी ठंडक महसूस होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो मतलब जो पसीना आएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो द्रव के कण होंगे वो अगल बगल सतह से क्या कर लेंगे, ऊर्जा को अवशोषित करके और वो क्या करने लगते हैं, धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगते हैं, जिसके कारण हमें क्या होती है, शीतलता महसूस होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, वाष्पीकरण की प्रशुष्क ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, ठीक है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। ये सब मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, यानी सूती कपड़ों में जल का जो अवशोषण होता है क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है, यानी कि वायुमंडल में क्या होता है, ये आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है, यानी उड़ जाता है, ठीक है, इसलिए वो सूख जाता है जल्दी से, ठीक है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है, यानी कि जो बर्फीला जल से भरा गिलास होता है, ठीक है, उसकी बाहरी जो सतह होता है उस पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है, जो गोल गोल सी बूंदें होती हैं वो क्यों नजर आती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे क्यों नजर आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, ठीक है, तो जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेगी, ठीक है। अगर आप एक गिलास में ठंडा पानी रखते हैं बर्फ वाली, ठीक है, तो उसको देखिएगा कि उसके जो बाहरी सतह पे क्या होता है ना, वो बूंद बूंद सी आ जाता है, ठीक है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा, देखिए, जो वायु में उपस्थित रहेगी जलवाष्प की जो ऊर्जा रहेगी, ठंडे पानी के संपर्क में आकर, ठंडे पानी की क्या होगी, संपर्क में आकर कम हो जाती है, ठीक है। जैसे ही वो वायु में जो जलवाष्प रहेगा, जो ठंडा पानी रहेगा उसके संपर्क में आएगी और क्या होगी, उसकी ऊर्जा कम होगी, ठीक है। और यह जब कम होगी यह द्रव अवस्था में तुरंत क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। जलवाष्प जो होता है वो द्रव अवस्था में तुरंत बदल जाएगा, ठीक है, जो हमें क्या होगा, जल की बूंदों के रूप में नजर आता है, ठीक है। तो वो बाहर से आता है, ठीक है, जो जलवाष्प होता है वायु के अंदर वो सीधे किस में बदल जाता है, जलवाष्प में बदल जाता है, ठीक है। जब जलवाष्प में बदल जाता है यानी द्रव में बदल जाता है, ठीक है, जो जलवाष्प होता है वो द्रव में बदल जाता है, वो गिलास में चिपक जाता है, ठीक है, जिसके कारण हमें वो नजर आता है, ठीक है। तो इसको आप अपने स्वयं से करिएगा, ठीक है, मैं इसको बस वैसे ही बोल देता हूँ, ठीक है। आप देख लीजिए इसको, इस वाले जो प्रश्न है ना, ठीक है, आप इसे खुद से करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, अगले वीडियो में। देखिए यहाँ पे, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है, आप सोचिए, इसके पहले मैं बता दिया हूँ, ठीक है। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है,
वाष्पीकरण ही कारण है, ठीक है। तो आप इसको आप अपने मन से सोचिएगा, ठीक है। एसीटोन पेट्रोल इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं आपको समझा दिया हूँ। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं, क्यों पी लेते हैं? जब कप में क्या होता है, देखिए कप में एरिया कम होता है, ठीक है। और प्लेट में क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है, यानी सतहीय क्षेत्रफल कम होता है कप में और सतहीय क्षेत्रफल अधिक होता है प्लेट में, ठीक है। जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उतना जैसे कि गर्म चीज़ें होंगी वो जल्दी से ठंडा होने की कोशिश करेंगी, ठीक है, ठंडा हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, तो हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा और आपको अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करिए, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा अगर आपको समझ में ना आए तब, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि आपने क्या सीखा, ठीक है। आपने क्या क्या सीखा इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यानी कि जो जो मैं बता चुका हूँ ऊपर वो चीज़ें इसमें यहाँ पे ये पॉइंट में करके लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए एक बार इसे भी देख लेते हैं, ठीक है। इससे हम इसे ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक। इसे हम ख़त्म ही कर देते हैं, उसके बाद हम अभ्यास पे आएंगे, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे लास्ट में, ठीक। एक लेक्चर लाऊंगा क्विक रिवीजन की, तुरंत रिवीजन कर लेंगे उसको और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली अगले लेक्चर में हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक। उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा, हमने ऊपर क्या क्या सीखा है उसके बारे में एक बार यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। अगर यहीं से सारा चीज़ क्लियर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे हमें क्विक रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, हम तुरंत प्रश्न पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने क्या सीखा, पहला पॉइंट, द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो ये हमने जाना है कि जो द्रव्य होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये हमने सीखा था, ठीक है। हमारे आसपास द्रव तीन अवस्था में विद्यमान होता है, ठीक। ये भी हमने जाना था, ठोस द्रव और गैस, यानी तीन अवस्था में क्या होता है, हमारे आसपास द्रव विद्यमान होता है, ठीक है। अगले देखिए, ठोस के कणों में आकर्षण बल होते हैं सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों में मध्यवर्ती होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे लिखा गया है कि जो ठोस के कणों में आकर्षण बल होता है, ठीक है। जो ठोस के कण होते हैं वो आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, यानी कि जो ठोस के कण होंगे ना उनके बीच जो आकर्षण बल होगी, एक दूसरे के चिपकने की जो क्षमता होगी सबसे अधिक होता है, ठीक है। और गैस के कणों में सबसे कम होता है, यानी गैस के कणों में क्या होता है, सबसे कम आकर्षण बल होता है, यानी वो एक दूसरे से दूरी दूरी पे रहते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है, द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होता है, यानी कि मध्यवर्ती यानी बीच बीच वाली, समझ सकते हैं, यानी कि ना तो ज़्यादा और ना तो कम, ठीक है। यानी आकर्षण बल इनके बीच में ना तो ज़्यादा होती है ना ही कम हो, ना ही बहुत कम होती है, ठीक है। मतलब मीडियम में होती है, इसलिए द्रव अवस्था में जल हमें दिखाई देता है, ठीक है। अगला देखिए, ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा कम होती है और गैसों के लिए अधिकतम, किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती। वही चीज़ है कि जो ठोस के जो कण होते हैं, ठीक है, उनके जो कणों के बीच में जो रिक्त स्थान, जो खाली स्थान होता है, ठीक है, ठोस में वो बहुत कम होता है, ठीक है। समझ आ रहे हैं? यानी खाली स्थान बहुत कम होता है और गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है, जिसके कारण क्या होती है, गतिज ऊर्जा कम होगी, यानी उनके मॉलिक्यूल के बीच जो गति करेंगे वो बहुत न्यूनतम होगी, बहुत कम होती है, ठीक है। यहीं पे लिखा गया है कि गैस के लिए ये अधिकतम होती है, यानी कि गैस में क्या होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है वो बहुत अधिक होती है। यानी किसकी गतिज ऊर्जा, ठोसों के जो मॉलिक्यूल होंगे, जो गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे इनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बहुत अधिक होगी, ठीक है। किंतु जो द्रव के लिए मध्यवर्ती होती है, द्रव के लिए मध्यवर्ती मतलब आप वही चीज़ें समझ सकते हैं, ना तो ज़्यादा और ना ही कम, ठीक है, यानी मीडियम में, ठीक है। इनकी गतिज ऊर्जा मीडियम में ही होती है द्रव में, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे कहा गया है कि ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमिक होती है, ठीक है। और द्रवों कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसल और अस्खलित हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो ठोसों के लिए जो कणों की व्यवस्था होती है ना वो अत्यधिक बहुत अधिक क्रमित होती है, यानी क्रम रूप से एक दूसरे से चिपके होते हैं, ठीक है। और द्रव में कणों की जो परतें होती है एक दूसरे पर फिसलते हैं, ठीक है, अस्खलित होते हैं, ठीक है। और गैसों में क्या होता है, कोई क्रम ही नहीं होता है, ठीक है। इनके कण अनियमित रूप से इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है, यानी कि गैस में, ठीक है। और हमने अगला क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि पदार्थ की अवस्थाएं अतः परिवर्तित होती है, यानी पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है, अंततः परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है, यानी कि हम पदार्थ की जो अवस्था होते हैं उनमें परिवर्तन किससे कर सकते हैं,
टेम्परेचर और प्रेशर से हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं उसकी अवस्था में, ठीक है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम आप समझे थे कि सीधे ठोस से किस में बदल जा रहा था, सीधे ठोस से गैस में बदल जा रहा था, ठीक है, द्रव में नहीं बदल रहा था। तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में क्या होता था कि ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तन हुए बिना, यानी देखिए यहाँ पे देखिए द्रव में परिवर्तन नहीं हो रहा था, द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे किस में बदल जा रहा था, गैसीय अवस्था में आ जाता है, ठीक है। इसे हम क्या बोल रहे हैं, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए अगला है निक्षेपण। निक्षेपण आप समझ रहे हैं, निक्षेपण आपको मैंने बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में कि निक्षेपण क्या होता है। देखिए निक्षेपण ही वो चीज़ें होती हैं जो सीधे गैस से किस में बदल जाती हैं, सीधे गैस से किस में बदल जाती हैं, ठोस अवस्था में आ जाती है, ठीक है, वो निक्षेपण कहलाता है। यानी गैस से लिक्विड बदलना चाहिए तब ना, लिक्विड से ठोस में बदलना चाहिए, लेकिन ये सीधे गैस से किस में बदल जाता है, सीधे ये गैस है ना, सीधे गैस से सीधे हमें देखिए यहाँ पे लिक्विड यानी कि द्रव में बदलना चाहिए ना, तो ये द्रव में नहीं बदलता है, सीधे किससे बदल जाता है, सीधे गैस में बदल जाता है, सीधे गैस में, ठीक है। इस क्रिया को, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं निक्षेपण, ठीक है। निक्षेपण प्रक्रम, गैसीय पदार्थ सीधे किसमें बदल जाता है, ठोस अवस्था में आ जाता है, तो इसे हम बोलेंगे निक्षेपण प्रक्रम हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कारण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो क्वथनांक की समष्टि परिघटना जिसमें समष्टि के कण जो होते हैं द्रव अवस्था में क्या हो जाते हैं, वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। क्वथनांक आपको पता ही है, ठीक है, यानी जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। चलिए देखिए वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है, ये आप ऊपर पढ़े थे, ठीक है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को क्या कर लेते हैं, पार कर लेते हैं, ठीक है, आकर्षण बल को पार यानी एक दूसरे से छुटकारा पा लेते हैं, ठीक है, और द्रव को वाष्प में अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, ये आपको मैंने बताया था वो 4 पॉइंट, ठीक है। पहला सतही क्षेत्रफल, दूसरा जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग हो, मतलब यही चीजें है, ठीक है, जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग हो, ठीक है, दूसरा तापमान, तीसरा आर्द्रता और चौथा वायु की गति। ये सभी क्या कर लेती है, ये सभी चीजें ये वाष्पीकरण की गति को क्या कर देती है, बढ़ा सकती है, ठीक है। अगर आप सतही क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण की गति क्या होगी, बढ़ जाएगी, और ये वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, ठीक है। और यहाँ पे तापमान बढ़ा देंगे तो वायुमंडल की क्या होगी, वायुमंडल बोल रहे हैं सॉरी, वाष्पीकरण की गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। आर्द्रता में वही हाल है, ठीक है, आर्द्रता अगर कम कर देंगे तो वाष्पीकरण की गति क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है, और आर्द्रता बढ़ा देंगे, सॉरी आर्द्रता यानी कि आर्द्रता समझ रहे हैं, एक नंबर आर्द्रता, आर्द्रता जो होता है ना, आर्द्रता ये नमी को दर्शाता है, वायुमंडल में जो नमी होता है, तो आर्द्रता अगर बढ़ाएंगे यानी नमी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो नमी अगर ज़्यादा करेंगे तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, क्या होगी बताइए, घट जाएगी, और आर्द्रता अगर कम रहेगी तो वाष्पीकरण की गति बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए वायु की गति, ठीक है, वायु की गति बढ़ाने पे वाष्पीकरण की गति क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए अगला देखिए वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है, तो ये आपको पता है क्यों उत्पन्न होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे आसपास के ऊर्जा को क्या कर लेते हैं, इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो द्रव के मॉलिक्यूल होते हैं वो तुरंत आकर्षण कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडल दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा जो होती है, वाष्पीकरण की ये जो गुप्त ऊष्मा है, ठीक है, ताप की वह मात्रा है, टेम्परेचर का वह मात्रा है, वह वैल्यू है, ठीक है, जो 1 किलोग्राम द्रव को, ठीक है, जो 1 किलोग्राम द्रव है यानी कोई जल है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर, यानी द्रव का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में क्या करनी होती है, गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे संगलन की गुप्त ऊष्मा, संगलन, गलन समझ रहे हैं, यानी ठोस से सीधे क्या होती है, द्रव में बदलता है, ठीक है, वो संगलन होता है, ठीक है। तो संगलन की जो गुप्त ऊष्मा होती है, ऊर्जा की वह मात्रा है, यानी जो गुप्त ऊष्मा होती है वो ऊर्जा की क्या है, वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसी संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ये चीज़ें थोड़ा आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। कुछ मापने योग्य राशियाँ और उनके मात्रक जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए, तो हमें ये चीज़ें, हमें इसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है
कि तापमान, तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, इसका प्रतीक क्या होता है, के होता है, ठीक है। लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ठीक है, और इसका प्रतीक एम होता है, स्मॉल एम, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। संघित यानी किलोग्राम, ठीक है। संघित मतलब समझ रहे हैं, संहति मतलब यानी द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम यानी केजी होता है, ठीक है। भार यानी वेट, ठीक है, वेट का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन, इसको कैपिटल एन से दर्शाते हैं। आयतन, ठीक है, इसका क्या होता है, घन मीटर होता है, इसका मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। द्रव्यमान यानी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन, ठीक है, यानी घन मीटर, यानी कि किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये देख लेंगे आप, ठीक है। आगे देखेंगे दाब, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, पीए, ठीक है। तो आप ये चीज़ें आप एक बार अच्छे से, अगर आपको समझ में ना आए तो फिर से लेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं धीरे बोल रहा हूँ तो वीडियो को स्पीड में करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, ठीक है। और अगले चैप्टर में यानी अगले वीडियो में, ठीक है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अभ्यास, ठीक है। अभ्यास को एक एक चीज़ें मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और आप लिखिएगा, ठीक है, मैं बोल के लिखवाऊंगा, आप लिखेंगे, और जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला होगा उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए।